नमस्कार दोस्तों कैंसर में शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर को हमेशा शरीर के उस हिस्से के लिए नामित किया जाता है जहां पर ये शुरू होता है, भले ही ये शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता हो। जब गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर शुरू होता है तो इसे सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा योनि को गर्भाशय के ऊपरी भाग से जोड़ती है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर दुनिया भर की महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है, लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है और इसके लिए बचाव के तरीके मौजूद हैं, सर्वाइकल कैंसर होने से आसानी से रोका जा सकता है। ये मध्य जीवन में अधिक होता है। आधी महिलाएं जिनमें इस कैंसर का निदान किया गया है 35 से 55 वर्ष की आयु वर्ग से है। तो दोस्तों, बात की जाए सर्वाइकल कैंसर के प्रकारों के बारे में, तो कैंसर के प्रकार की जानकारी द्वारा डॉक्टर को ये तय करने में मदद करता है कि कैंसर के उपचार में किस तकनीक या फिर पद्धति का प्रयोग किया जाना है। तो सर्वाइकल कैंसर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, स्क्वैमस सेल कैंसर और एडिनोकार्सिनोमा। इनका नाम कैंसरग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के ऊपर रखा गया है। सबसे पहले बात की जाए स्क्वैमस सेल कैंसर की, तो सामान्य एक्टोसर्विक्स स्क्वैमस कोशिकाओं नामक फ्लैट और पतली कोशिकाओं से कवर होता है। सर्वाइकल कैंसर में 70 से 80% स्क्वैमस कोशिका कैंसर होता है। दोस्तों, एक्टोसर्विक्स जो है ये गर्भाशय का वो भाग होता है जो योनि की ओर जाता है। दूसरा, उसके बाद बात की जाए एडिनोकार्सिनोमा की, तो एडिनोकार्सिनोमा वो कैंसर है जो श्लेष्म यानी कि म्यूकस उत्पादित करने वाली ग्रंथि कोशिकाओं में शुरू होता है। सर्विक्स में ग्रंथिल कोशिकाएं होती है जो सर्विक्स से गर्भ तक जाती है, जिसे कि हम एंडोसर्विक्स या फिर सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये स्क्वैमस कोशिकाओं के कैंसर से कम आम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा आम हो गया है। सर्वाइकल कैंसरों में 10% से ज़्यादा इस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एडिनोस्क्वैमस कार्सिनोमा की, तो एडिनोस्क्वैमस कार्सिनोमा वो ट्यूमर होता है जिनमें दोनों स्क्वैमस और ग्रंथिल कैंसर कोशिकाएं होती है, और ये एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। लगभग 4% सर्वाइकल कैंसर इस प्रकार के होते हैं। और उसके बाद बात की जाए स्मॉल सेल कैंसर की, तो सर्वाइकल कैंसर का ये प्रकार दुर्लभ है। सर्वाइकल कैंसर के 3% से भी कम मामलों में ये कैंसर का निदान होता है और इस प्रकार का कैंसर जल्दी बढ़ता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर जो ये होता है इसके स्टेजेस क्या है, इसके चरण कितने हैं। तो दोस्तों, सारे टेस्ट हो जाने के बाद और उनके परिणाम आ जाने के बाद ये बताया जा सकता है कि कैंसर किस स्टेज पर है, और स्टेजिंग से ये पता चलता है कि कैंसर कितना फैला हुआ है। सबसे पहले बात की जाए स्टेज 0 की, तो सर्विक्स में कोई कैंसरग्रस्त कोशिकाएं नहीं होती है, लेकिन कुछ जैविक परिवर्तन हो चुके होते हैं जिनसे भविष्य में कैंसर होने की संभावना होती है, और इसे कार्सिनोमा इन सिटू या सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया कहते हैं। स्टेज 1 की बात की जाए तो कैंसर जो है ये सर्विक्स में ही होता है। स्टेज 2 की बात करें तो कैंसर सर्विक्स के आसपास के टिश्यूज तक फैल जाता है, लेकिन श्रोणि की लाइनिंग या फिर योनि के निचले भाग तक नहीं पहुंचा होता। स्टेज 3 की बात करें तो कैंसर जो ये योनि के निचले हिस्से और श्रोणिक लाइनिंग तक पहुंच चुका होता है। और स्टेज 4 की बात करें तो कैंसर आंतों, मूत्राशय या अन्य अंगों जैसे कि फेफड़ों तक फैल जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में। तो दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर शुरू होने से पहले कोशिकाओं में होने वाले बदलावों और सर्विक्स कैंसर के शुरुआत में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के अग्रिम चरण में होने वाले संभावित लक्षणों की बात करें तो उसमें है योनि से असामान्य या अनियमित ब्लीडिंग होना, संभोग करने में दर्द होना या फिर असामान्य योनि स्राव होना। और बात की जाए कि चिकित्सक से परामर्श कब करना चाहिए, तो आपको जैसे कुछ लक्षण हैं जैसे कि योनि से असामान्य ब्लीडिंग आना जो कि 2 नियमित पीरियड्स के बीच हो सकता है, यौन संभोग के दौरान हो सकता है, पेल्विक एग्जाम के बाद हो सकता है या फिर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो सकता है। साथ ही साथ पेल्विक दर्द होता है जो कि पीरियड से संबंधित नहीं है। भारी और असामान्य योनि स्राव होता है जो कि बदबूदार होने के साथ पानी जैसा या गाढ़ा हो सकता है, या फिर आपको पेशाब करने में दर्द होता है। तो ऐसी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। ये लक्षण किसी और स्वास्थ्य समस्या की वजह से भी हो सकती है। कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से अवश्य सलाह करें। ध्यान रहे कि क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते और इसीलिए पैप स्मीयर टेस्ट और HPV टेस्ट की नियमित स्क्रीनिंग करवाते रहने से कोशिकाओं में बदलाव का पता लग जाता है और कैंसर को बनने या फिर बढ़ने से भी रोका जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, सर्वाइकल कैंसर होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, कैंसर जो है ये असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन और बढ़ने के कारण होता है।
असामान्य कोशिकाओं की दो परेशानियां होती हैं कि वे मरते नहीं हैं और विभाजित होते रहते हैं, और ये असामान्य कोशिकाएं इस वजह से एकत्रित होकर ट्यूमर बन जाती है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में असामान्य कोशिकाओं के बन जाने से होता है। हालांकि कुछ ऐसे कारक हैं जो सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी। एचपीवी एक यौन संचारित वायरस है और इसके 100 से अधिक प्रकार होते हैं, जिनमें से कम 13 सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। दूसरा है असुरक्षित यौन संबंध। सर्वाइकल कैंसर का कारण बनने वाले एचपीवी के प्रकार लगभग हर बार संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। जो महिलाएं एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध बना चुकी है या जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी होती है, उनमें इस कैंसर के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सिगरेट पीने के बारे में, तो धूम्रपान कई कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकती है। दीर्घकालिक मानसिक तनाव की बात करें तो जो महिलाएं लंबे समय तक तनाव के उच्च दर का अनुभव करती हैं, उनमें एचपीवी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बहुत छोटी उम्र में गर्भधारण करने की बात करें तो जो महिलाएं 17 वर्ष की उम्र से पहले गर्भधारण कर लेती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर के बनने का जोखिम ज़्यादा होता है उन महिलाओं की तुलना में जो कि 25 वर्ष के बाद पहली बार गर्भधारण करती है। उसके बाद बात की जाए बार बार गर्भधारण करने की, तो जो महिलाएं 3 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, उनमें इस बीमारी के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। गर्भ निरोधक गोलियों की बात करें तो ज़्यादा समय तक गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। अन्य यौन संचारित बीमारियों की बात करें तो जो महिलाएं क्लेमाइडिया, सुजाक या उपदंश से संक्रमित हो चुकी है, उनमें सर्वाइकल कैंसर का जोखिम अधिक होता है। और सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें तो कई देशों में हुए स्टडी में पाया गया है कि जो महिलाएं वंचित इलाकों में रहती है, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे करीबन पूरी तरह से होने से रोका जा सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाना और असुरक्षित यौन व्यवहार से बचना। सर्वाइकल कैंसर होने के जोखिम को कुछ बातों का ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। सबसे पहला है सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाते रहें। नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाना सर्वाइकल कैंसर के होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। स्क्रीनिंग में कैंसर का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि सर्विक्स की कोशिकाओं में बदलावों का पता लगाया जा सकता है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी टेस्ट शामिल है। दूसरा है असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामलों में एचपीवी इन्फेक्शन से संबंध होता है। एचपीवी इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है और इसीलिए कॉन्डम का प्रयोग करने से इस इन्फेक्शन के होने का जोखिम कम किया जा सकता है। हालांकि ये वायरस सिर्फ यौनिक संभोग से ही नहीं फैलता है, ये अन्य प्रकार के यौन संपर्क जैसे कि गुप्तांग के त्वचा से संपर्क या फिर सेक्स टॉयज के प्रयोग से भी हो सकता है। आप जितनी कम उम्र में नियमित रूप से यौन संबंध बनाने शुरू कर देते हैं, आप में इस कैंसर के होने का जोखिम उतना ही ज़्यादा होता है। साथ ही ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं, उनमें इस बीमारी के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवाएं। सर्वाइकल कैंसर और कुछ प्रकार के एचपीवी के बीच संपर्क बहुत ही स्पष्ट है और महिलाएं एचपीवी का टीका लगवाकर सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। और साथ ही साथ धूम्रपान ना करें। धूम्रपान का सेवन सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है और इसीलिए जितना हो सके धूम्रपान करने से बचें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों कैंसर का निदान जितने शुरुआती दौर में हो, सफल उपचार की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती है। नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग से हजारों जानें बचाई जा सकती है। सबसे पहले बात की जाए एचपीवी डीएनए टेस्टिंग की, तो इस टेस्ट में ये जांच की जाती है कि मरीज किसी प्रकार के एचपीवी से संक्रमित तो नहीं है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा रहता है। और इसमें सर्विक्स की कोशिकाओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में जाँच के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद होता है लक्षण होने पर किए जाने वाले टेस्ट। अगर कोई महिला सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों का अनुभव करती है या अगर पैप स्मीयर टेस्ट में असामान्य कोशिकाएं दिखती हैं, तो कुछ और भी टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, जैसे कि बायोप्सी। बायोप्सी में ट्यूमर से टिश्यूज़ का एक छोटा भाग लेकर जांचा जाता है। कोल्पोस्कोपी की बात करें तो योनि को खुला रखने के लिए स्पेक्यूलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे कोल्पोस्कोप द्वारा सर्विक्स को देखा जा सके। उसके बाद बात की जाए कॉन बायोप्सी की, तो जांच के लिए सर्विक्स के असामान्य टिश्यूज़ का एक छोटा शंकु के आकार का भाग निकाला जाता है। उसके बाद बात की जाए LLETZ की, तो डायाथर्मी का प्रयोग करके असामान्य टिश्यूज़ को निकाला जाता है, जिसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट की बात करें तो रक्त कोशिकाओं की गणना करने और लिवर या गुर्दे की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं।
एनेस्थीसिया देकर जांच करने की बात करें तो इससे डॉक्टर को योनि और सर्विक्स की और अच्छे से जांच करने में सहायता होगी। सिटी स्कैन की बात करें तो सिटी स्कैन से सर्विक्स और पेट का एक विस्तृत चित्र प्रदर्शित किया जाता है। एमआरआई की बात करें तो एमआरआई से नरम टिश्यूज़ को अन्य इमेजिंग तकनीकों की तुलना में बेहतर चित्र मिलते हैं। और पेल्विक अल्ट्रासाउंड की बात करें तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके मॉनिटर पर लक्षित भाग को देखा जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों अगर सर्वाइकल कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 4 मुख्य इलाज यानी कि उपचार होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। कभी कभी इनमें से 2 या अधिक उपचार को साथ में किया जाता है और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए। दोस्तों सर्जरी की बात करें तो कैंसर हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी का प्रकार इस पर निर्भर करता है कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पर है और कितना फैला है, और आप सर्जरी के बाद गर्भधारण करना चाहती हैं या फिर नहीं। विकिरण चिकित्सा की बात करें तो इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु योनि गुहा में हाई डोज एक्सरे या फिर इम्प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है, और ये कैंसर के कुछ स्टेजेस में प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीक का प्रयोग अक्सर अन्य उपचार तकनीकों के साथ संयोजन में किया जाता है। कीमो रेडिएशन की बात करें तो ये कीमोथेरेपी और विकिरण का संयोजन है। और कीमोथेरेपी की बात करें तो इसमें दवाओं का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, और इसका प्रयोग अग्रिम चरण के कैंसर के उपचार में किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होने से आपको क्या क्या जटिलताएं या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों सर्वाइकल कैंसर या उसके उपचार के साइड इफ़ेक्ट से कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि समय पूर्व मेनोपॉज होना। अगर उपचार के दौरान सर्जरी द्वारा अंडाशय हटा दिए जाते हैं या रेडियोथेरेपी से उपचार के दौरान अंडाशय क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो इससे समय से पहले मेनोपॉज हो सकता है। साथ ही साथ योनि का संकीर्ण होना। रेडियोथेरेपी की वजह से अक्सर योनि संकीर्ण हो जाती है, जिसके कारण संभोग में दर्द और परेशानी हो सकती है। इसे योनि पर हार्मोनल क्रीम लगाकर ठीक किया जा सकता है, जिससे योनि में नमी बढ़ती है और संभोग आसानी से हो जाता है। और इसको ठीक करने के लिए योनि डायलेटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। लिम्फोएडिमा की बात करें तो अगर श्रोणि के लिम्फ नोड्स हटाए गए हैं तो इससे लिम्फेटिक प्रणाली की सामान्य कार्यवाही बाधित होती है, और इससे टिश्यूज़ में द्रव का निर्माण हो सकता है, जिस प्रक्रिया को हम लिम्फोएडिमा कहते हैं। और इससे शरीर के कुछ अंगों में सूजन हो सकती है, आमतौर पर पैरों में होती है। उसके बाद बात की जाए भावनात्मक प्रभावों के बारे में, तो किसी भी कैंसर के साथ जीवन बहुत कष्टदायी हो सकता है और इससे मरीज पर भावनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, और ये डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। और ऐसे समय में ज़रूरी है कि कोई भी परेशानी अपने करीबियों और दोस्तों से बांटकर मन हल्का करें। दर्द की बात करें तो अगर कैंसर नसों, हड्डियों या मांसपेशियों तक पहुंच जाए तो इससे गंभीर दर्द हो सकता है, और दर्द निवारक दवाएं इसमें सहायक सिद्ध हो सकती है। किडनी फेल होने की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर के कुछ मामलों में कैंसरग्रस्त ट्यूमर मूत्र नली से सट सकता है, जिससे कि गुर्दे से मूत्र का प्रवाह बाधित हो जाता है, और इससे मूत्र जो है ये गुर्दे के अंदर एकत्रित होता जाता है, जिससे गुर्दे सूज सकते हैं। और इससे अगर गुर्दे की कार्यवाही प्रभावित होने लगे तो ये गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। उसके बाद बात की जाए खून के थक्कों की, तो कैंसर के अन्य प्रकारों की तरह इसमें भी खून के थक्कों का गठन होने की संभावना रहती है। सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद भी आराम करते रहने से थक्कों का गठन हो सकता है। और बात की जाए ब्लीडिंग की, तो अगर कैंसर योनि, आंत या मूत्राशय तक फैल जाए तो ये बहुत क्षति पहुंचा सकता है, जिससे कि ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग योनि या फिर मलाशय से हो सकते हैं या फिर मूत्र त्याग में रक्त पारित हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होने पर आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जिनसे सूजन हो सकती है उसमें है रेड मीट, डेयरी उत्पाद, रिफाइंड शर्करा और हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें है प्रोसेस्ड अनाज, पैकेज्ड उत्पाद या फिर प्रक्षालित आटा। और बात की जाए कि सर्वाइकल कैंसर में आपको क्या खाना चाहिए, तो पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और चाय जैसे कि जामुन, रास्पबेरी, पपीता, ग्रीन टी और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि मैकरल यानी कि छोटी समुद्री मछली, सैल्मन, कोड मछली, अखरोट और चिया बीज यानी कि चिया सीड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।